इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू सस्टेन, आपको रुकना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी इंडस्ट्री को चेंज कर देते हैं। तो अगर आप इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, आप हेल्थ केयर से सेल्स में जा रहे हो, तो आप सेल्स में भी फ्रेशर कंसीडर हो। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक तो आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, आपके पोस्चर्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। देयर वाज अ बाइक कॉल्ड स्प्लेंडर। वो हाईएस्ट सेलिंग बाइक इसलिए नहीं थी कि वो देखने में बहुत अच्छी थी, वो हाईएस्ट सेलिंग बाइक इसलिए थी क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। मैंने एक मूवी भी देखी थी जिसको मैं स्पेशली हाईलाइट करता हूँ बहुत बार, चांदनी चौक टू चाइना। तो उसमें एक डायलॉग है जो मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता है। इट सेज लाइक कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। वी शुड स्ट्राइव फॉर, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डिफरेंट चीज़ें मत सीखो, बट जो आपकी यूएसपी है उसकी प्रैक्टिस 10,000 बार होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इंटरव्यू सीरीज के नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं एचआर और इंडस्ट्री लीडर से और सीखते हैं करियर और बिजनेस टिप्स। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी। ट्रू सीवी एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प करता है इन गेटिंग रेडी फॉर जॉब बाय रेज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन मेकओवर एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। आज हमारे गेस्ट हैं एक सीजन्ड एचआर प्रोफेशनल जो करीब 2 दशकों से एचआर में है और जिन्होंने 15 साल से भी ज्यादा स्पेंड किया है आरसीएम यानी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ यूएस हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। He has been worked for almost 15 years with R1 RCM and currently working as a director HR with Coronis. इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में समझेंगे आरसीएम इंडस्ट्री को और जानेंगे इसकी अपॉर्चुनिटी और इसमें ग्रो करने के रियल टिप्स। सो प्लीज वेलकम मिस्टर अमित त्रिपाठी। So please welcome Mr. Amit Tripathi ji. Thank you so much sir for joining. It's pleasure to have you on our show. इट्स ऑल माई प्लेजर। तो सर थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप एचआर में आए, एचआर की जर्नी कैसी रही, किन किन कंपनीज में किन रोल्स पे आपने काम किया और अभी किस रोल में आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। सो टू स्टार्ट विद, मैं एक स्मॉल सिटी से हूँ जी इफ़ यू हैव हर्ड धनबाद। जी सो आई एम फ्रॉम धनबाद, झारखंड। मैं उस प्लेस से हूँ जहाँ प्राइवेट जॉब, यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग जो कि लोग प्रेफर नहीं करते। और वहाँ पे आप देखोगे तो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इट इज़ मोर इन द माइंड। मेरा बचपन से इन सब चीज़ों में कोई बहुत इंक्लिनेशन नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ जो थी वो ये थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एचआर में आऊँगा। इट वाज एक्सीडेंटल। कहीं ना कहीं ये था कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। अच्छा हाँ, मुझे थोड़ा कुकिंग का शौक था, जी तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करता था। मुझे लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ इसके अंदर। तो होटल मैनेजमेंट का शौक था। मैंने एक दो एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए। दिल्ली का जो पूसा कॉम्प्लेक्स का है, जी टॉप इंस्टीट्यूट है वो होटल मैनेजमेंट के अंदर, मैंने 2 बार एग्ज़ाम्स उसके क्लियर किए, बट समहाउ आई कुड नॉट टेक द एडमिशन बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीज़न। एचआर भी कहीं ना कहीं, एमबीए का एक आइडिया आया दिमाग में। पेरेंट्स ने बोला एमबीए कर लो। मॉम वाज अ गवर्नमेंट टीचर, तो अब शी इज़ रिटायर्ड। सो उनके स्टाफ के एक बेटे ने एमबीए किया था। यू नो, हमारे सोसाइटी में ये इन्फ्लुएंस बहुत होता है, उसने ये कर लिया जी तो तुम भी ये कर लो। समहाउ वहाँ से वो आइडिया आया एमबीए का। चलो जी, एमबीए में एडमिशन हो गया। अब फर्स्ट ईयर तक दिमाग में सिर्फ ये था, जो घर वालों ने बता के भेजा था, बेटा मार्केटिंग पढ़ना है, लड़के मार्केटिंग करते हैं। मेरे दिमाग में भी वही था। एक दिन फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेरी लाइफ का, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जी कोर्स कोऑर्डिनेटर ने मुझे बुलाया, बोला अमित क्या ले रहे हो, व्हाट इज़ योर मेजर एंड व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, मेजर एंड माइनर। मैंने बोला सर यूनिवर्सल है, मार्केटिंग और फाइनेंस। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा। बोलते हैं तुमसे होगा नहीं। मैंने बोला सर मार्केटिंग नहीं होगी। बोलते हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा। मैंने पूछा क्यों।
बोलते तुम जो झूठ बोलना तो आता नहीं है तुम्हें, हम्म कैसे करोगे? आई एम नॉट सेइंग कि मार्केटिंग झूठ बोलते हैं, बट समहाउ उनका ये था कि ये जो है वो कन्विंसिंग स्किल नहीं है या फिर थोड़ा ये स्ट्रीट समथिंग। स्मार्ट और थोड़ा हाँ, तेज होना चाहिए हाँ, उसके तो लिए वो वैसा। नहीं है। मैंने पूछा कि तो फिर आप सजेस्ट करो क्या होना चाहिए? हम्म उन्होंने बोला यू आर फिट फॉर एचआर। हम्म अब ये उस समय आया जब मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हम्म तो उन्होंने बोला कि आई नो व्हाई यू आर हेजिटेंट, हम्म तुम्हें लगता है कि ये लड़कियों का एरिया है। हम्म मैंने बोला राइट। फिर उन्होंने अपने सिस्टम पे मुझे ओपन करके दिखाया कि देखो, ये है फर्स्ट लेयर, ये है सेकंड लेयर, ये है थर्ड लेयर। जब टॉप लेयर की बात करोगे, हम्म वहां पे देखो कितना फीमेल है और कितने मेल है। हम्म देन आई रियलाइज कि इन्होंने तो इनके पास से कितने बैचेस निकले हैं, हम्म कितने लोगों को मेंटर किया है इन्होंने, और फिर वहां से मेरी एचआर की जर्नी शुरू हुई। वेयर आर यू करेंटली, इन विच ऑर्गेनाइजेशन, एंड क्या रोल है अभी आपका यहाँ सो पे? प्राइमरीली अभी मैं एक कंपनी है कोरोनिस आईटी सिस्टम्स, जी। दिस इज बेस्ड इन मोहाली एंड नोएडा। अच्छा। तो आई एम वर्किंग देयर एज एन डायरेक्टर एचआर। ग्रेट। और मैं एंटायर नॉर्थ जो है उसके पूरे एचआर की जो एक्टिविटीज़ है, पूरा एचआर डिपार्टमेंट वो मैं मैनेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा अपनी कंपनी के बिजनेस के बारे में बताइए, दैट व्हाट दे डू। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फॉर मी, तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करें और व्यूअर्स भी उसके बारे में थोड़ा सा समझें और जानें। देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है, मैं ये कहूँगा कि अभी भी ये इंडिया में उतना विजिबल नहीं है। जी। रीज़न इसका ये है कि जितने भी जॉब पोर्टल्स वगैरह हैं, हम्म ठीक है, उसमें जब आप इंडस्ट्री का जो ड्रॉप डाउन होता है, हम्म वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में देखोगे तो आपको या तो मेडिकल मिलेगा हम्म या हेल्थ केयर मिलेगा। हम्म बट दिस कंपनी इज इन टू रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट फॉर यूएस हॉस्पिटल्स। अब ये रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट क्या है? द क्वेश्चन जी। इज व्हाट इज रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। सो अगर मैं इंडियन टर्म्स में बोलूँ तो मोर ऑफ जो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो टीपीएस काम करती हैं, हम्म उसका ये बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। हम्म टीपीए जो करती हैं वो बहुत बेसिक वर्जन। हम्म सो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इज समथिंग जो कि यूएस हॉस्पिटल्स के जो बैकएंड के सारे वर्क हैं। अब यूएस के अंदर क्या है, लेट मी टेल यू, कि यहाँ पे तो आप गए, किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, प्रैक्टो पे कर लिया, किसी चीज़ पे कर लिया, आप गए, हम्म उनका एक चार्ज है ₹600 ₹800, वो आपने वहाँ पे गए, आपने पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, कैश कर दिया हम्म और अपना आ गए वापस। जी। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आपको पहले प्राइमरी इतना जमा कर दो, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ये एडमिशन फ़ी है, इतना हम्म करके वो कर दिया। जी। इट डज़ नॉट वर्क इन यूएस लाइक दैट। हम्म यूएस में आपके पास एक इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, योर ट्रीटमेंट विल नॉट हैपन। कैश नहीं चलता, पेशेंट हम्म से चार्ज नहीं होता वहाँ पे। इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड एनी हम्म इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट हैज़ अ प्रोविजन टू गिव यू एन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि मतलब हम्म होता है उनका कुछ प्रोग्राम होता है। आई हम्म कांट टेक द नेम ऑफ दोज हम्म। इंश्योरेंस जी। प्रोग्राम्स, बट वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट मिलता से। है और फिर आपसे उससे यही होता है। तो हम्म इसका जो पूरा बैक एंड प्रोसेस है, हम्म starting from medical transcription till account receivable. जी। So it goes through various phases: हम्म medical transcription, then medical coding, हम्म then billing, cash posting, denials हम्म and account receivable. तो ये फेज वाइज जाता है। हम्म और जो बैकएंड की टीम जो काम कर रही है, अब ये हम्म यूएस हॉस्पिटल के साथ ही होता है या यूएस क्लिनिक के साथ होता है। इंडिया में अभी दिस मॉडल इज नॉट अवेलेबल। इंडियन हॉस्पिटल्स इस मॉडल में काम नहीं करते। तो वहाँ जो वो लोग आउटसोर्स करते हैं इस चीज़ को बिकॉज ऑफ द हम्म कॉस्ट रीजंस, बिल्कुल। है ना। तो यहाँ पे वो कॉस्ट रीजन की वजह से वो काम यहाँ आता है। हम्म और यहाँ की टीम 2 शिफ्टों में, डे एंड हम्म नाइट में करके, उनका काम ये होता है कि हम्म जो ट्रीटमेंट हो गया है, जो हम्म कॉस्ट इनकर हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी से वो कॉस्ट वापस लेके हॉस्पिटल तक पहुँचाना। वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैंने भी ये सुना था, बट इस डिटेल से मुझे भी इस बिजनेस मॉडल का आइडिया नहीं था। और इतने लार्ज स्केल पे ये हो रही है, जैसे आपने बताया कि सिर्फ नॉर्थ में ही आप लोगों के पास करीब 2000 लोग हैं, हम्म, और देर आर सेवरल अदर कंपनीज जिनके पास 5000 8000 लोगों की मैन पावर है, ये मैनेज करते हैं। एंड दिस बिजनेस, दिस वर्टिकल इज सो ह्यूज दैट आई डिडंट हैव दैट आइडिया। और मैं चाहता था कि
जो लोग देख रहे हैं वो समझें कि इसमें भी कितनी अपॉर्चुनिटी नहीं, हो पाँच सकती है। हजार 7,000 तो आपने कम कोट कर दिया है। अच्छा। जी। जी। तो कोरोना से पहले मैं जिस कंपनी में था, विच जी। इज़ R1 RCM, वहाँ पे जो मेरे छोड़ने के टाइम पे इंडिया का हेड काउंट जो था वो 16,000 था। वाह। सो ये पूरा आरसीएम में नहीं था, वी हैड हम्म। सम फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस बिजनेस ऑल्सो, हम्म। वी हैड सॉफ्टवेयर टीम ऑल्सो, वी हैड हम्म। HR, वी हैड, बट अगर आप प्योरली आरसीएम हेड काउंट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 12,000 का तो था। एंड यू वॉन्ट बिलीव वी हैव सो मेनी बिग प्लेयर्स। हम्म। जेनपैक्ट है इसमें, हम्म। IBM है इसमें, केप जेमिनी इज डूइंग दैट। हम्म। सो आप जितने मतलब BPO KPO सेटअप में जितने बड़े नाम लोगे, हम्म। उन सब के पास हेल्थ केयर का बिजनेस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज एवर फ्लरिशिंग। कभी रिसेशन नहीं आने वाला। रिसेशन नहीं आएगा, रीजन बीइंग कि पेशेंट हॉस्पिटल जाना नहीं छोड़ेगा, है ना। जी। अभी आज के टाइम में अगर आप देखो, दैट इज वन ऑफ द मैंडेट थिंग, वो जाना हम्म। ही पड़ेगा। हम्म। दिल्ली में आप बिना हॉस्पिटल के रह नहीं सकते। हम्म। अभी देखो AQI लेवल कहाँ चला गया। जी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये बिजनेस इंडिया गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करती है हम्म। तो इसका स्कोप कितना बड़ा है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल ही नहीं, ये सब ये का सब मॉडल। US हॉस्पिटल के लिए हो रहा सो इफ somebody wants to join this industry, आपने बोला कि एवर फ्लरिशिंग है बिजनेस, हेडकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, रिसेशन नहीं है। सो कैसे, क्या इसके लिए कोई स्पेशल डिप्लोमा चाहिए होता है? हाउ टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री एंड एट व्हाट लेवल दैट यू हायर पीपल विद नो एक्सपीरियंस? तो एक तो होगा जो आप लेटरल हायरिंग करते होंगे, पीपल फ्रॉम सेम बैकग्राउंड दूसरे कंपनी है। से। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई कॉलेज पास आउट है तो क्या कोई स्पेसिफिक डिग्री या डिप्लोमा होता है इसके लिए? जैसे कि टिकटिंग के लिए होती है, टूरिज्म के लिए होती है, आपने बताया होटल मैनेजमेंट के लिए। सो हाउ कैन अ फ्रेशर ज्वाइन दिस इंडस्ट्री इफ दे वांट टू ज्वाइन RCM, जैसे आपने जिक्र किया? दिस इज रियली एक्सेलेंट क्वेश्चन। जी। सो मैं ये कहूँगा कि इसमें जैसे मैंने बताया कि द एंटायर प्रोसेस गोज थ्रू डिफरेंट फेजेस। जी। तो इसमें एक फेज होता है मेडिकल कोडिंग। हम्म। यहाँ पे जो है वो स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नॉर्मली इसमें अगर आप देखें तो B फार्मा, D फार्मा, मतलब कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड, अगर किसी ने BSc इन बायोटेक्नोलॉजी में किया है, बायोसाइंसेस के अंदर किया है, दे हम्म। बिकम एलिजिबल। हम्म। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सर्टिफिकेशन। हम्म। सो कोडिंग कम्स विद सम सर्टिफिकेशन, जैसे कि एक CPC होता है, हम्म। AHIMA होता है, AAPC होती है। हम्म। ये सारे जो है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ये सारे सर्टिफिकेशंस देती है। ओके। सो ये सर्टिफिकेशंस बहुत ज़रूरी है मेडिकल कोडिंग के लिए। हम्म। बाकी जो फेजेस है लाइक AR हो गया, या फिर आपका बिलिंग का प्रोसेस हो गया, या कैश पोस्टिंग का हो गया, हम्म। उसमें नॉर्मल ग्रेजुएट भी चल जाते हैं। AR के लिए जो एक प्री रिक्विजिट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, हम्म। क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो कि वॉइस बेस्ड प्रोसेस। अच्छा। अदर आर बैक। हम्म। और एक जैसे इसमें ऑथराइजेशन का होता है जो कि बहुत बिगनिंग में होता है, RCM के बहुत बिगनिंग में शुरू होता है। एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन या ऑथराइजेशन, वहाँ पे सेम ही वॉइस प्रोसेस है। हम्म। बाकी में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर एवरेज भी है हम्म। तो चल जाता है, लेकिन AR और ऑथराइजेशन या एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, वहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल का रहता है। मेडिकल कोडिंग स्पेशलाइज्ड। हम्म। You won't believe people who have done like Ayurvedic medicines or BHMS, हम्म। they also choose to go into medical coding field. एंड हाउ इज द ग्रोथ पाथ इफ समबडी इज ज्वाइनिंग? अभी किसी ने फ्रेशर ज्वाइन किया है एक एजेंट लेवल पे, या फिर फ्रंट लाइन पे, बैक एंड पे, कहीं पे भी, तो उसका ग्रोथ पाथ कैसा होता है? Growth path again depends on the company's policy and philosophy. हम्म। अब जहाँ पे आपको बिजनेस बहुत ज़्यादा है, हम्म। वहाँ बहुत रैपिड ग्रोथ है। अच्छा। सो नॉर्मली जो मैंने देखा है और जो मैंने डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्रमोशन पॉलिसीज एटसेट्रा, और जो उनके कॉम्पनसेशन रिविजन्स हैं, हम्म। तो एक अच्छी बड़ी कंपनी है वो हर साल बेंचमार्किंग कराती है, ठीक है, कि हम्म। इंडस्ट्री में क्या है, बिकॉज हर साल जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो चेंज होता है। जी। अब वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चेंज होने की वजह से कंपनीज लाइक एऑन हो गया, डेलॉइट, KPMG, ये लोग क्या बेंचमार्किंग करती हैं इंडस्ट्री। हम्म।
और ये सिमिलर कंपनीज उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। हम्म तो जो उनका डेटा है, सारे कंपनीज का डेटा है, वो एक साथ मर्ज करके और ये देखा जाता है कि इस प्रोफाइल के अंदर मिनिमम मैक्सिमम क्या पे हो रहा है। हम्म नाउ कंपनी कैन चूज कि वेयर दे वांट टू पोजीशन देमसेल्फ। ये कंपनीज आपको 7 स्केल पे दे देती है, फिर 9 स्केल पे दे देती है, P10 से स्टार्ट करके P90 तक के रेंजेस दे देती है। ओके अब उस रेंजेस के बेसिस पे अगर आप मान लो, मेरे पास एक कंपनी है, मैं बोलता हूँ कि मैं P35 से शुरू करूंगा, तो मे बी P35, P45 एंड P50 वुड बी माई रेंजेस। ग्रोथ के केस में, प्रमोशन के केस में नॉर्मली कंपनीज जो फॉलो करती हैं वो 12 से 18 मंथ्स का प्रमोशन साइकिल फॉलो करती है अबव एवरेज परफॉर्मर के लिए। हम्म तो आप अगर ये देखें कि एक फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उसको वो ही कैन इजिली गो टू अ मैनेजर लेवल पोजीशन इन 5 to 6 years। ओके और बाकी सारे प्रोफेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो स्टार्ट का पीरियड होता है, पहला ग्रोथ होता है वो थोड़ा स्लो होता है, हम्म फिर मीडियम ग्रोथ होता है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, लाइक एजीएम डीजीएम इस लेवल पे पहुंचते हैं, उसके बाद का आपका ग्रोथ बहुत फास्ट है इसमें, हम्म क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो हम्म बहुत कम है। इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू सस्टेन, हम्म आपको रुकना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी इंडस्ट्री को चेंज कर देते हैं। हम्म तो अगर आप इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, आप हेल्थ केयर से सेल्स में जा रहे हो, तो आप सेल्स में भी फ्रेशर कंसीडर होगे। हम्म सो दैट इज इंपॉर्टेंट। फोकस किस पे है आपका, आपको जाना कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट great. So this was the first half of the discussion जिसमें हम आपकी जर्नी, इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो हमारा ट्रू सीवी का जो मिशन है या जो पर्पस है हमारा, अबाउट हाउ टू राइट द राइट रेज्यूमे, लिंक्डइन, इंटरव्यू टिप्स, प्रिपरेशन, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। श्योर। सो आपका व्यू हम समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक्डइन फॉर यू, इफ जब आप हायर करते हैं किसी लेवल के लिए, तो आपकी टीम अब तो शायद आपके पास कुछ प्रोफाइल्स डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट होके ही आती है, तो आप लिंक्डइन पे आपकी टीम या जो भी टैलेंट एक्विजिशन के जो लोग हैं, क्या वो लिंक्डइन पे ध्यान देते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में लिंक्डइन? नहीं, बिल्कुल लिंक्डइन पे अ, अगर आप देखें तो एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए लिंक्डइन इज़ नॉट रिकमेंडेड, है ना। बट एक जो प्रोफाइल है, जो निच लेवल प्रोफाइल है, या फिर आप ये कहें कि एक सीनियर लेवल लेवल। की प्रोफाइल है, वहाँ पे लिंक्डइन को रेफर करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज रिक्रूटर दीज डे दे हम्म प्रेफर टू सी द रिकमेंडेशंस। हम्म आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपके अगेंस्ट कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, लोग हम्म रिकमेंडेशन लिखते हैं, आई हैव वर्क हम्म विद दिस पर्सन और ये कैसा है, क्या है इसका हम्म लीडरशिप स्किल्स क्या है। हम्म क्योंकि वहां पे अगर आप एक डायरेक्टर हायर कर रहे हो, ठीक है, हम्म तो आप ज़्यादा फोकस करोगे उसके लीडरशिप ट्रेट्स के ऊपर, हम्म ना कि उसके टेक्निकल स्किल्स पे। टेक्निकल स्किल्स है तभी वो वहां पहुंचा है। हम्म तो करेक्ट। लिंक्डइन वहां पे ये की जाती है। प्लस आज की डेट में जहां कंपनीज ने ग्लोबल HRIS इम्प्लीमेंट कर रखा है, हम्म तो वहां पे एक फर्स्ट लेवल फिल्टर तो वैसे ही हो जाता है, हम्म आपका रिज्यूम कितना ATS कंप्लायंट है। हम्म ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। थोड़ा सा एटीएस के बारे में बताइए हमें, हमारे व्यूअर्स को, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव एटीएस कंप्लायंट रिज्यूम? ATS एक आपका एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है। हम्म तो ATS में बेसिकली क्या है, ATS के अंदर आपका एक जॉब डिस्क्रिप्शन डल गया, जॉब स्पेसिफिकेशन डल गया, हम्म उसी ग्राउंड पे वो जो रिज्यूम है वो उसको फिल्टर करेगा, ठीक है। अब हम जो देखते हैं, हम जो रिज्यूम बनाते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं एंड यू वॉन्ट बिलीव 8 out of 10 कैंडिडेट्स वो जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब स्पेसिफिकेशन को रेफर नहीं करते। उनके पास एक ही तरह का रिज्यूम है जो हर जॉब में वो भेज रहे होते हैं। वहां पे क्या होता है, जब ATS होता है जिसके अंदर ऑलरेडी जॉब डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है, हम्म वो कीवर्ड्स ढूंढेगा आपकी जॉब के रिज्यूमे के अंदर और उसी के बेसिस पे वो सेलेक्ट करेगा। तो आप फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग में ही आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाता है। राइट। जब आपके सामने रेज्यूमे आता है, सबसे पहली चीज आप सीवी में क्या नोटिस करते हो? जैसे मान लीजिए कि
अभी एटीएस से सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया या डायरेक्ट आया, किसी ने आपको रेफर किया, आपकी टीम ने इंटरव्यू ले लिया या आपके पास डायरेक्टली ईमेल पे आया या आपके हाथ में आया है, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी और नोटिस जब आपके हाथ में वो सीवी आता है? मैं ये पहली चीज़ तो ये देखता हूँ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, वो उससे कितना मैच कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जिस पोजीशन के लिए है, उस पोजीशन में पर्टिकुलर उस रोल के अंदर उसने कितना टाइम स्पेंड किया हुआ है। बहुत लोगों का होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत फास्ट होती है। मेरा ऐसा मानना है कि मेनी टाइम्स आई मे बी रॉन्ग, लेकिन वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। तो एक मुझे वो देखना होता है कि उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ कितना है। क्या, मैं समझा नहीं, ऑर्गेनिक ग्रोथ? ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब जो टाइम के साथ आती है आपके पास। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब जैसे अगर हम फल सब्जी भी खरीदने जाते हैं, जो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा हुआ है, तो वो आप ये मान के चल लो कि उसके अंदर या तो फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा हैं, केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ नॉट ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब वो होता है जो टाइम के साथ बढ़े, उसमें टाइम लगाए। वो एक असिस्टेंट मैनेजर अगर 6 महीने में फिर से मैनेजर बन जाता है, तो मतलब कि वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं। सेम कंपनी में? सेम कंपनी में। और ये ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे फर्टिलाइजर हो गया उसके करियर में, कैसे? इसका रीज़न ये होता है कि मैनी टाइम्स, कुछ टाइम पे तो ये होता है कि वो ऑलरेडी एक मैनेजर का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर टाइम 75 to 80% टाइम ये होता है कि वो फेवरेटिज्म के उस पे वो बढ़ता है। अच्छा। फिर वो जब जाता है उस लेवल पे और उसकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अब जब आप रोल चेंज होगा आपका, तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी और वहाँ पे वो जाके फंस जाता है। ठीक है। बहुत लोग बोलने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको ये दिखा देंगे कि मैं तो आपकी कंपनी को गूगल बना दूंगा, बट वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ड्यूरिंग इंटरव्यू। बट आपका क्वेश्चन था कि सीवी में क्या देखना है। सो सीवी में पहले ये देखना है कि क्लोजली कितना मैच है, प्लस स्टेबिलिटी क्या है, और जो उसकी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूवमेंट है, उसमें टाइम कितना लगा है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, बहुत कम भी नहीं लगना चाहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये आपको देखना है कि क्या उसका जो करंट रोल है और करंट कॉम्पनसेशन है, क्या वो साथ साथ चल रहा है। मैंने लोगों की सीवी देखी है जिसमें कोई एक सीनियर मैनेजर लेवल पे है और उसका कॉम्पनसेशन 20 lakhs पर एनम है, या कोई एक जनरल मैनेजर है और उसका कॉम्पनसेशन 15 लाख पे है। ये एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। अगर आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है, आपका रोल बढ़ता है, तो उसके हिसाब से आपका कॉम्पनसेशन भी बढ़ना चाहिए। दिस वुड बी अ परफेक्ट मैच। करेक्ट। अगर इंडस्ट्री कहती है, बेंचमार्किंग इंडस्ट्री ये कहती है कि एक जनरल मैनेजर इन हेल्थ केयर सेक्टर या जनरल मैनेजर इन सेल्स, उसकी सैलरी 50 लाख होनी चाहिए। ठीक है। और आप अगर डिप्यूटी जनरल मैनेजर जो ड्रॉ कर रहा है 15 लाख, अगर आप उसको हायर करते हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तो अभी आप जब जिक्र कर रहे थे रेज्यूमे के, रेज्यूमे तो आपने बताया कि कुछ लोग आते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि कंपनी को गूगल बना देंगे। सो इसमें मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन को आप इंटरव्यू के दौरान कितनी वैल्यू देते हैं। और जब मैं कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ तो स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब कोई बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो उसको आप कितनी वैल्यू देते हैं अलॉन्ग विद कि उसने जो काम किया है? वो अगेन रोल की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है जी। ठीक है। कहीं पे आपको इंग्लिश, अब जैसे कि अगर ऑनशोर टीम्स के साथ बात करनी है, यूएस के साथ बात करनी है, यूके के साथ बात करनी है, डेफिनेटली इंग्लिश वुड बी अ की। जी। लेकिन जो कम्युनिकेशन मेरे पर्सपेक्टिव से है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पर्सपेक्टिव से है कि वो आपको कन्विंस कितना कर पाता है। कम्युनिकेशन का मतलब है वो कम्युनिकेट कितना कर पा रहा है। करेक्ट। एंड हाउ यू आइडेंटिफाई द राइट कल्चरल फिट? तो पहले तो थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को एक्सप्लेन कर दीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है और कैसे आप, और कितना इम्पोर्टेंट है कल्चरल फिट देखना, और कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं उसको? देखिए, कल्चर जो है ये एक बहुत ही वास्ट एरिया है। जी। कल्चर को आज तक हम जो समझते आए हैं, और बहुत लोग आज भी उसको इस तरीके से समझते हैं कि लोग कितना खुश हैं, या फिर लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, या फिर मैनेजर और उनके जूनियर के बीच में क्या कितना कॉर्डियल रिलेशन। ये सब चीज़ें कल्चर में, ये सारी चीज़ें आती हैं।
बट कल्चर वो भी है कि आप कितना फेयरली पे कर रहे हो, हम्म आपका जो ग्रोथ पाथ है कंपनी के अंदर वो क्या है, हम्म ये सब कल्चर के अंदर आता है। इन्वायरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, हम्म जैसे कि मेरे सामने बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि फूड क्वालिटी को लेके हम्म या फिर किसी और चीज़, कैब को लेके, हम्म ठीक है। तो अगर 4 लोग कैब में जा रहे हैं, हम्म एक को म्यूज़िक पसंद है, 3 को म्यूज़िक नहीं पसंद है, हम्म तो वो कंपनी का कल्चर ड्राइव नहीं करता है। मतलब हम्म ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने कल्चर को हम्म मेंटेन नहीं कर रही है। हम्म कल्चर बेसिकली मेरे कहने से मतलब, अगर मैं ये बोलूँ कल्चर के बारे में, तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म और अब जो न्यू जनरेशन है, जहाँ के लोग ज़्यादा फोकस्ड हैं कल्चर के ऊपर, हम्म अब वो आपका जो एक ब्यूरोक्रेटिक वे ऑफ मैनेजिंग पीपल जो था, हम्म उसको हटाने की ज़रूरत है। अभी भी हम्म बहुत जगहों पे आपको वो देखने को मिलता है। हम्म तो कल्चर इज समथिंग विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट, हम्म compensation, your growth, हम्म your relationship with the managers, not only managers, but with the other people also. हम्म अप्रोचेबिलिटी क्या है, आपका एक जूनियर स्टाफ हम्म सीनियर मैनेजमेंट को कैसे अप्रोच कर सकता है, हम्म एचआर का जो रिस्पॉन्स रेट है वो क्या है, रिस्पॉन्स क्वालिटी क्या है, क्या उस कंपनी के अंदर सर्वेज हो रहे हैं। अब एचआर अपनी सर्विस डिलीवरी मॉडल बना के बैठा है, बट उसकी इफेक्टिवनेस हम कैसे चेक कर रहे हैं अगर हम एम्प्लॉय से पूछ नहीं रहे। तो सर्विस किस फ्रिक्वेंसी पे हो रहे हैं, वो हम्म सारा कुछ आपके कल्चर को ड्राइव करता है। and how you identify a person that ये व्यक्ति जो इंटरव्यू के लिए आया है ये आपकी कंपनी के कल्चर में फिट होगा कि नहीं? ये बहुत टफ है, हम्म दिस इज रियली टफ, क्योंकि इंटरव्यू में जो है वो एक डिफरेंटली लोग प्रिपेयर होके आते हैं। हम्म बट नॉर्मली क्या है कि आप उससे कुछ अ, जो मेरा तरीका है हम्म कि अगर मुझे किसी का इंटरव्यू करना है 30 मिनट्स के लिए, हम्म तो मैं 20 मिनट स्पेंड करता हूँ हम्म टेक्निकल क्वेश्चंस में, उसकी विलिंगनेस देखने में। हम्म 10 मिनट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि जिसका कोई लेना देना नहीं है। हम्म अब जैसे मैं अगर एचआर के लिए कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ, हम्म आई विल आस्क वेरी वियर्ड क्वेश्चंस हम्म एंड आई विल आस्क दैट क्वेश्चन रिपीटेडली। जैसे फॉर एग्जांपल, somebody has come from Rohini, I will ask how have you come, what mode you used. If that person says metro, I will ask where and when you change your metro. अगर वो बोलता है कि मैं बस से आया हूँ, तो मैं बोलूँ कौन से नंबर की बस से आया तो इससे हूँ। एंड क्या पता चलेगा? इससे पता चलता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। आपके लाइफ में आपके सामने बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, हम्म इवन विद इन द कंपनी। हम्म अगर आप एचआर के अंदर हैं, बहुत बार आपके पास ऐसा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि मोबाइल का स्टिकर किसी ने उठा के लिफ्ट में चिपका दिया, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एचआर। बट एचआर, आप जो वहाँ पे बैठे हो, अगर आपके पास कोई आया है तो आप ये समझो कि वो किस माइंडसेट से आया है, वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आया है। तो अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते, आप उससे प्रॉपरली बात नहीं कर सकते, आप एम्पैथी नहीं दिखा सकते, तो आप उस कल्चर में फिट नहीं हो पाओगे। तो आप कह रहे हो ये रूल की एक्सपेक्टेशन है कि आप पेशेंटली सबको सुनो बिल्कुल, और इतना पेशेंस हो। तो बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है आप जब बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो, कौन से बस नंबर से आए, कहाँ चेंज की, कितनी देर वेट किया, तो कोई इरिटेट हो गया हो? होता है, होता है। होता है। और मेरे लिए वो रिजेक्ट होता है, क्या कहता है फिर? क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्किल से ज़्यादा हम्म आपके पास विल होना चाहिए। हम्म स्किल सीखा जा सकता है, हम्म विल नहीं सीखा जा सकता। विल आपको लेके आना होगा साथ में। हम्म मेरे पास अगर कोई स्किल है, मेरे पास कोई लर्निंग है, वो मैं आई कैन पास ऑन टू यू, बट मैं अपनी विल आपको नहीं दे सकता। तो ये स्किल पास ऑन करने से और इंटरव्यू रिजेक्शन से एक बड़ा कॉमन सा यू नो हमें देखने को मिलता है कि एचआर हमेशा बोलता है, आई विल गेट बैक टू यू, कभी गेट बैक नहीं करता है। तो हम्म, आप ये फीडबैक इंटरव्यू के बाद वहां पे देते हैं उस टाइम पे उस व्यक्ति को, अगर वो पूछता है कि आपको लगता है कि वो समझ नहीं पाएगा और छोड़ देता है? मैं उसी टाइम देता हूँ, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता हूँ। आई बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। व्हाट और इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? जी। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। मैं हम्म हमेशा ये बोलूंगा कि ये हम्म कैसे कर सकते थे, जी। व्हाट इट शुड हैव बीन। हम्म
मैं अपफ्रंट बोलता हूँ कि मुझे आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपको इस पे काम करना है, ये चीज़ें आप कर सकते हो, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। सो फीडबैक में मैं बहुत बिलीव करता हूँ जी। और मैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमेशा ही देता हूँ। ओके, सो सर बिफोर वी एंड, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इंटरव्यू के लिए कल्चरल फिट, आई वुड लाइक टू नो व्हाट आर द 3 सॉलिड इंटरव्यू टिप्स यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल। कैसे इंटरव्यू के लिए रेडी होके जाएं, किन 3 चीज़ों का ध्यान रखें? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा कि आप इंटरव्यू के लिए जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन आया है, हम्म आप उसको थॉरली रिव्यू करें। आप जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, हम्म आप अपने आंसर्स को क्यूरेट नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हम अप्लाई भी करते हैं तब भी हम ये कॉमन मिस्टेक मैंने देखा, नॉट मिस्टेक बट अनअवेयरनेस मैं बोलूँगा इसको, हम्म लोग नहीं करते हैं क्योंकि रिक्रूटर्स भी जो हैं वो उनको ये नहीं बोलते कि जॉब डिस्क्रिप्शन मैंडेटरीली पढ़ना है। और ये मेरे हम्म रिक्रूटर्स के लिए भी मैसेज है कि आप कम से कम उस चीज़ पे एक बार दो बार उनको ज़रूर बताओ कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, हम्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके रोल से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होंगे। दूसरी चीज़ है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो एक तो आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, हम्म आपके पोस्चर्स जेस्चर्स वो अच्छे होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, हम्म और आपका जो पेस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो ना बहुत हम्म ज़्यादा स्लो हो। हम्म तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स तो आप लेके आए हो, हम्म विल भी आपके पास है, बट ये जो प्री प्रिपरेशन है इंटरव्यू का, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो सर टू एंड दिस डिस्कशन, मैं चाहूंगा कि आप एक उन लोगों को जो कि इस इंडस्ट्री में आरसीएम में आना चाहते हैं, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू देम एंड व्हाट वुड बी योर मैसेज टू पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर करियर? माई मैसेज वुड बी टू कीप पेशेंस। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जी। सो आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के साथ साथ आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट होनी चाहिए, रिस्क हम्म टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। हम्म आप कुछ भी नया शुरू कर रहे, फ्रेशर के लिए एवरीथिंग इज न्यू, सो आप उससे डरे नहीं। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, आप जिस कंपनी में भी जाएंगे हम्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे। डोंट टेक एनी अदर रूट टू ग्रो। हम्म आपको अपनी यूएसपी पहचाननी है। इसके लिए मैं हमेशा मतलब अपने लोगों को भी एक एग्जांपल देता हूँ कि देयर वाज अ बाइक कॉल्ड स्प्लेंडर। जी। वो हाईएस्ट सेलिंग बाइक इसलिए नहीं थी कि वो देखने में बहुत अच्छी थी, हम्म वो हाईएस्ट सेलिंग बाइक इसलिए थी क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। सो मैं यही बोलूँगा, अपने परफॉर्मेंस पे अपने स्किल्स पे फोकस करें। हम्म लुक्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, वो भी है, अच्छे से आप तैयार होके जाएं ये करके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। बट looks or any other thing cannot be your USP. हम्म Identify your USP, work on that. एक मैंने एक मूवी भी देखी थी जिसको मैं स्पेशली हाईलाइट करता हूँ बहुत बार, जी। ऑल्दो इट वाज अ फ्लॉप मूवी, अच्छा। चांदनी चौक टू चाइना। अच्छा। तो उसमें एक डायलॉग है जो मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता है। वो डायलॉग इट सेज लाइक कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, हम्म मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। हम्म एंड दिस इज व्हाट हम्म वी शुड स्ट्राइव फॉर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डिफरेंट चीजें मत सीखो, बट जो आपकी यूएसबी है हम्म उसकी प्रैक्टिस 10,000 बार होनी चाहिए। वाह सर, व्हाट अ ग्रेट एंड टू डिस्कशन सर। ये मूवी का ये डायलॉग मैं हमेशा याद रखूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आई एम श्योर आपके थैंक यू इनसाइट सो से मच। जॉब सीकर्स को बहुत हेल्प मिलेगी एंड पीपल वुड रियली एंजॉय द डिस्कशन। थैंक यू सो श्योर, मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूबल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप फ्यूचर के इंसाइटफुल इंटरव्यूज को मिस ना करें। एंड फॉर रेज्यूमे राइटिंग एंड लिंक्डइन मेकओवर, लॉग इन टू truecv.com। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।